हेलो एवरीबॉडी। फाउंडेशन एग्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी फसल की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि भारत और एशिया के करोड़ों लोगों की थाली का, उनकी संस्कृति का और उनकी अर्थव्यवस्था का केंद्र है, धान। बिल्कुल, आज हम धान की कहानी को समझेंगे। एक तरह से एक जंगली घास से दुनिया की सबसे जरूरी फसल बनने तक का इसका सफर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके वैज्ञानिक रहस्यों से लेकर इसे उगाने की आधुनिक तकनीकों तक हर पहलू पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान से शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में धान को क्या कहते हैं और ये कहाँ से आया? वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं ओराइजा सेटिवा। ओराइजा सेटिवा। हाँ, और ये उसी बड़े घास परिवार यानी ग्रैमीने का हिस्सा है जिसमें गेहूं और मक्का भी आते हैं। अच्छा। और माना जाता है कि इसका जन्म दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर जो इंडो बर्मा क्षेत्र है, वहां हुआ। और इसकी जेनेटिक्स में इसका सबसे बड़ा केंद्र है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब CRRI, जो कटक उड़ीसा में है। जी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IRRI, जो फिलीपींस में है। IRI का तो मैंने भी सुना है। हाँ, दुनिया में धान की पैदावार बढ़ाने में IRI का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और राज्यों की स्तर पर भी संस्थान है, जैसे मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान संस्थान बड़वानी में है। ये तो हुई रिसर्च की बात। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और आंकड़ों को देखते हैं। दुनिया में धान उगाने में कौन कहाँ खड़ा है? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, यानी सबसे ज्यादा जमीन पर धान कौन उगाता है, तो उसमें भारत होगा। बिल्कुल, उसमें भारत नंबर 1 पर है। लेकिन जब बात कुल उत्पादन की आती है तो चीन हमसे आगे निकल जाता है। वाह, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन है धान के लिए, पर चीन हमसे कम जमीन पर ज्यादा फसल निकाल लेता है। सही पकड़ा आपने। ये तो सीधे सीधे टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी का खेल हो गया। बिल्कुल। और जब हम प्रोडक्टिविटी यानी प्रति हेक्टेयर पैदावार की बात करते हैं तो उसमें USA सबसे आगे है। अच्छा, और भारत के अंदर? भारत के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में पश्चिम बंगाल आगे है। लेकिन जब बात प्रति हेक्टेयर उपज की आती है तो पंजाब सबको पीछे छोड़ देता है। तो ये साफ है कि धान सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक खेल भी है। और ये दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी का पेट भरता है। इसके दानों के अंदर ऐसा क्या खास है? पोषण के लिहाज से देखें तो इसमें करीब 70% कार्बोहाइड्रेट होता है जो तुरंत ऊर्जा देता है। और प्रोटीन दूसरे अनाजों के मुकाबले थोड़ा कम, करीब 6-7% होता है, पर इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसमें लाइसिन नाम का जरूरी अमीनो एसिड अच्छी मात्रा में होता है। अच्छा, और चावल के मुख्य प्रोटीन को क्या कहते हैं? उसे ओराइजनिन कहते हैं। मैंने एक साथ पढ़ा है हलिंग प्रतिशत। ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा और जरूरी है। जब किसान खेत से धान लाता है तो उसके ऊपर एक छिलका होता है। हाँ। उस छिलके को हटाने के बाद ही हमें चावल मिलता है। हलिंग प्रतिशत यही बताता है कि 100 किलो धान में से छिलका हटाने के बाद कितना किलो चावल निकलेगा। तो कितना होता है ये करीब 66% होता है, या कह लें 2/3। मतलब 1/3 वजन तो सिर्फ छिलके का होता है। तो 100 किलो धान से किसान को लगभग 66 किलो चावल मिलता है। चलिए, ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन ये पैदावार आती कहाँ से है? जाहिर है पौधे से। तो चलिए अब जरा पौधे के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। पौधे में कुछ कमाल की चीजें हैं। सबसे पहले तो एक जीन का नाम आता है डीजी-वूजन। डीजी-वूजन? हाँ, ये धान में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन है। इसी जीन की खोज ने धान की खेती में क्रांति ला दी। एक जीन ने क्रांति ला दी? वो कैसे? देखिए, पुरानी किस्में बहुत लंबी होती थी। ज्यादा खाद डालने पर वो अपने ही वजन से गिर जाती थी। अच्छा, फसल खराब हो जाती थी। बिल्कुल। इस बौने जीन की मदद से वैज्ञानिकों ने छोटी मजबूत किस्में बनाई जो ज्यादा खाद सह सकती थी और ज्यादा दाने पैदा कर सकती थी। इसी से हरित क्रांति को बहुत बल मिला। ये तो कमाल है। और एक और टर्म है हार्वेस्ट इंडेक्स। ये क्या भला है? हार्वेस्ट इंडेक्स एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम पूरे पौधे को जड़, तना, पत्तियां सब कुछ तौलें और उसका वजन 100 किलो हो तो उसमें से दाने का वजन कितना है? धान में ये करीब 40% होता है। मतलब पौधे की कुल मेहनत का 40% हिस्सा ही दाने में बदलता है। जी, और वैज्ञानिकों की सारी कोशिश इसी प्रतिशत को बढ़ाने की होती है। और टेस्ट वेट
सुना है बासमती का टेस्ट वेट कम होता है। हाँ, टेस्ट वेट का मतलब है 1000 दानों का वजन। आम चावल के दाने मोटे होते हैं तो उनका टेस्ट वेट करीब 25 ग्राम होता है। और बासमती का? बासमती का दाना लंबा और पतला होता है, इसलिए हल्का भी होता है, सिर्फ 21 ग्राम। ये छोटा सा फर्क ही उसे उसकी प्रीमियम क्वालिटी और खास पहचान देता है। और एक चीज जिसने मुझे बहुत हैरान किया वो यह है कि धान का पौधा पानी में डूबे रहने पर भी जिंदा कैसे रहता है? उसकी जड़ें सड़ती क्यों नहीं? इसका राज है एरेनकाइमा टिश्यू में। एरेनकाइमा टिश्यू? हाँ, ये एक खास तरह का ऊतक है जिसमें हवा की नलियां होती हैं। ये पौधे के तने से लेकर जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, बिल्कुल एक स्नॉर्कल की तरह। क्या बात है, पौधे का अपना स्नॉर्कल सिस्टम। जी, इसी वजह से धान पानी में डूबे रहने पर भी सांस ले पाता है। अब दुनिया भर में जो धान उगाया जाता है क्या वो सब एक ही तरह का होता है? नहीं, धान की वैसे तो 24 प्रजातियां हैं, पर खेती सिर्फ 2 की होती हैं। पहली और सबसे मुख्य है ओराइजा सटीवा यानी एशियाई चावल। अच्छा। इसकी भी आगे 3 किस्में हैं। पहली है इंडिका, जो हम भारत जैसे गर्म देशों में उगाते हैं। और बाकी 2? दूसरी है जैपोनिका, जो जापान जैसे ठंडे इलाकों में होती है। इसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है और इसे ब्लू राइस भी कहते हैं। ब्लू राइस? जी। और तीसरी है जावानिका, जो इंडोनेशिया में उगती है और इसे बालू राइस कहते हैं। पैदावार के मामले में जैपोनिका राजा है, उसके बाद जावानिका और फिर इंडिका। और वो दूसरी प्रजाति? वो है ओराइजा ग्लैब्रिमा। इसकी खेती सिर्फ पश्चिम अफ्रीका तक ही सीमित है। स्रोतों में काले चावल का भी जिक्र था, वो बहुत महंगा बिकता है, वो क्या है? काला चावल, जिसे पर्पल राइस भी कहते हैं, वो भी ओराइजा सटीवा का ही एक रूप है। वो महंगा इसलिए है क्योंकि वो पोषक तत्वों का खजाना है। खजाना मतलब? उसमें आयरन, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स कूट-कूट कर भरे होते हैं। उसका गहरा बैंगनी रंग एंथोसाइनिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। तो पौधे को समझने के बाद अब समझते हैं कि उसे चाहिए क्या। धान की खेती के लिए मौसम और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? देखिए, धान एक शॉर्ट डे प्लांट है। मतलब इसे खिलने के लिए दिन की लंबाई कम चाहिए होती है? बिल्कुल, और इसे गर्म और नमी वाली मतलब हॉट एंड ह्यूमिड जलवायु पसंद है। पौधे की बढ़त के लिए 21 से 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा रहता है। और जब फूल आ रहे हो? उस समय 26.5 से 29.5 डिग्री, और जब दाना पक रहा हो तब 20 से 25 डिग्री का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। और मिट्टी? सुना इसे चिकनी मिट्टी पसंद है? बिल्कुल, चिकनी या चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी है क्योंकि वो पानी को पकड़ कर रखती है। और एक खास बात, धान को हल्की अम्लीय यानी एसिडिक मिट्टी पसंद है, जिसका पीएच मान 4 से 6 के बीच हो। जी। भारत में तो लगभग पूरे साल कहीं न कहीं धान कटता रहता है। इसके मुख्य मौसम कौन-कौन से हैं? भारत में कटाई के हिसाब से 3 मौसम हैं। पहला है औस, जो मई जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में कटता है। ठीक है। दूसरा और सबसे बड़ा मौसम है अमन, जो हमारी मुख्य खरीफ की फसल है। ये जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में कटता है। भारत का 84% धान इसी मौसम में होता है। और तीसरा? तीसरा है बोरो या गर्मी का धान। ये नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में कटता है। तो देखा जाए तो धान का चक्र भारत में पूरे साल चलता रहता है। ये तो बहुत ही विस्तृत जानकारी थी। कृषि से जुड़ी और ऐसी ही जानकारी के लिए फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि धान को बोया कैसे जाता है। बीज की मात्रा हर तरीके में अलग अलग होती है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पुराने तरीके यानी छिड़काव से बो रहे हैं तो 100 किलो प्रति हेक्टेयर बीज लग जाएगा। 100 किलो? जी। अगर मशीन यानी ड्रिलिंग से बोएंगे तो 60 किलो में काम हो जाएगा। हाइब्रिड धान का बीज महंगा होता है लेकिन लगता भी बहुत कम है, सिर्फ 15 किलो प्रति हेक्टेयर। और ये जो नई तकनीकें हैं जैसे एसआरआई, उनमें तो और भी कम लगता है? बिल्कुल। एसआरआई यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि में तो सिर्फ 5 से 8 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। 1 मिनट, 100 किलो से सीधे 5-8 किलो? ये तो लगभग 95% बीज की बचत है। ये कैसे मुमकिन है? इसमें जरूर कोई पेंच होगा। पेंच है, और वो है मेहनत और तकनीक का। एसआरआई विधि जो मेडागास्कर से आई है, इसमें नर्सरी में तैयार 8-12 दिन के बहुत छोटे छोटे पौधों को एक एक करके खेत में लगाया जाता है। अच्छा, और दूरी? पौधों के बीच दूरी भी बहुत ज्यादा 25x25 सेंटीमीटर रखी जाती है।
इससे हर पौधे को फैलने की पूरी जगह मिलती है, जड़ें मजबूत होती हैं और कल्ले ज्यादा निकलते हैं। तो फायदे क्या हैं? कम बीज और कम बीज, कम पानी और पैदावार 20 से 100% तक ज्यादा। लेकिन इसका पेंच ये है कि इसमें निराई, गुड़ाई और एक एक पौधा लगाने में शुरू में मजदूरी बहुत ज्यादा लगती है। सही कहा। और वो डैपोग विधि क्या है? डैपोग विधि फिलीपींस से आई है। ये नर्सरी तैयार करने का एक अनोखा तरीका है। इसमें पौधे बिना मिट्टी के किसी पॉलीथिन शीट या केले के पत्ते पर उगाए जाते हैं। बिना मिट्टी के? हाँ, पौधे सिर्फ 11-14 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है जगह की बचत। 1 हेक्टेयर खेत के लिए सिर्फ 25-30 वर्ग मीटर की नर्सरी काफी है। इन सब के बीच एक सीधी बुआई या डीएसआर का भी जिक्र है। वो इन सब से कैसे अलग है? डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडेड राइस में नर्सरी का कोई झंझट ही नहीं है। मतलब सीधे खेत में? जी, बीज को सीधे तैयार खेत में बो दिया जाता है। इससे पानी और मजदूरी दोनों की भारी बचत होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है खरपतवार। क्योंकि धान और खरपतवार एक साथ उगते हैं। बिल्कुल, तो इनको कंट्रोल करना एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। मतलब हर तकनीक के अपने फायदे और नुकसान हैं। किसान को अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनना पड़ता है। अब बात करते हैं उन किस्मों की जिन्होंने इतिहास बदल दिया। चमत्कारी चावल की कहानी क्या है? ये कहानी शुरू होती है ताइवान से, जहां 1964-65 में दुनिया की पहली बौनी किस्म TN1 बनी। फिर 1966 में फिलीपींस में IRRI के वैज्ञानिकों ने IR8 बनाई। IR8? हाँ, इसकी पैदावार इतनी जबरदस्त थी कि दुनिया ने इसे एक चमत्कारी चावल यानी मिरेकल राइस का नाम दिया। और भारत का अपना चमत्कारी चावल? वो थी जया। इसे 1968 में डॉक्टर शास्त्री ने विकसित किया था। इसकी खासियत ये थी कि इसकी पैदावार IR8 से भी ज्यादा थी। अरे वाह! इसीलिए जया को भारत का चमत्कारी चावल कहा गया। इन किस्मों ने ही भारत में हरित क्रांति की नींव रखी। इनके अलावा भी कई खास किस्में हैं, जैसे लूनी श्री जो खारे पानी में भी हो जाती है, और जलमग्न जो बाढ़ वाले इलाकों के लिए। जी बिल्कुल। खेती के दौरान कुछ खास काम किए जाते हैं, जैसे पडलिंग। इसका असल मकसद क्या है? पडलिंग का मतलब है खेत में पानी भरकर जुताई करना। इससे मिट्टी कीचड़ जैसी हो जाती है। इसके 2 बड़े मकसद हैं। क्या? पहला, खरपतवार को खत्म करना, और दूसरा, जमीन के नीचे एक सख्त परत बनाना ताकि पानी नीचे न रिसे और खेत में ज्यादा देर तक भरा रहे। मतलब खेत को वाटरप्रूफ बनाना? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और एक और शब्द है ब्यूचनिंग। ये क्या है? ब्यूशनिंग सीधी बुवाई वाले धान में की जाने वाली एक देसी तकनीक है। जब फसल 4-6 हफ्ते की हो जाती है तो खेत में भरे पानी में हल्का हल चलाया जाता है। इससे क्या होता है? इससे खरपतवार भी मर जाते हैं और घने उगे हुए पौधे भी निकल जाते हैं, जिससे बाकी पौधों को बढ़ने की जगह मिल जाती है। अब आते हैं फसल के भोजन यानी खाद पानी पर। सिंचाई के लिए कौन सा समय सबसे जरूरी है? वैसे तो धान को पानी लगातार चाहिए, लेकिन 2 अवस्थाएं सबसे नाजुक हैं। एक है टिलरिंग, जब पौधे में कल्ले फूट रहे होते हैं, और दूसरी है बूटिंग, यानी बाली निकलने से ठीक पहले की अवस्था। इन दोनों में भी बूटिंग सबसे क्रांतिक है। इस समय पानी की कमी हुई तो पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और खाद? पानी से भरे खेत में खाद देने का क्या कोई खास तरीका है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। पानी भरे खेत की मिट्टी में 2 परतें बन जाती हैं। ऊपर की पतली सी परत में ऑक्सीजन होती है, उसे ऑक्सीडाइज्ड जोन कहते हैं। और नीचे वाली? नीचे की परत में ऑक्सीजन नहीं होती, उसे रिड्यूस्ड जोन कहते हैं। जो अमोनिया वाली खादें हैं उन्हें हमेशा नीचे वाली यानी रिड्यूस जोन में डालना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो खाद ऊपर ऑक्सीजन वाली परत में रह गई तो उसमें मौजूद नाइट्रोजन गैस बनकर हवा में उड़ जाएगी। मतलब किसान का पैसा और खाद दोनों बर्बाद। तो उसे मिट्टी में थोड़ा नीचे दबाना जरूरी है। जी, और हाँ, नील हरित शैवाल और अजोला जैसे जैव उर्वरक तो धान के लिए वरदान है। ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधे को देते हैं, जिससे 25-30% रासायनिक खाद की बचत हो जाती है। और खरपतवार जो डीएसआर जैसी विधियों में बड़ी समस्या है, उनसे कैसे निपटते हैं? धान का सबसे बड़ा दुश्मन है एक खरपतवार जिसका नाम है इकाइनोक्लोआ क्रूज़गैली।
ये तो नाम ही बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये दिखने में बिल्कुल धान जैसा होता है, इसलिए इसे नकलची खरपतवार भी कहते हैं। इसके कंट्रोल के लिए ब्यूटाक्लोर और प्रोपेनिल जैसे खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आखिरी में बात करते हैं धान के दुश्मनों यानी रोगों और कीटों की। खैरा रोग का नाम बहुत सुना है। खैरा रोग धान की एक बहुत मशहूर समस्या है जो जिंक की कमी से होती है। जिंक की कमी से? हाँ, इसकी खोज 1966 में पंतनगर में डॉक्टर Y.L. नेने ने की थी। इसमें पत्तियों पर जंग जैसे भूरे धब्बे बन जाते हैं और पौधे की बढ़त रुक जाती है। तो मतलब एक छोटे से तत्व की कमी पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। बिल्कुल। इसका इलाज आसान है, जिंक सल्फेट का छिड़काव। ये तो पौधे के लिए खून की कमी जैसा हुआ। क्या किसी चीज की अधिकता से भी दिक्कत होती है? हाँ, अगर मिट्टी में लोहा यानी आयरन ज्यादा हो जाए तो ब्राउनिंग नाम की समस्या होती है। और एक रोग है अकियोची। हाँ, वो खतरनाक है। ये तब होता है जब खेत में पानी बहुत दिनों तक बिना हिले डुले भरा रहे। इससे जमीन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनने लगती है जो जड़ों के लिए जहर है। इससे जड़ें काली पड़कर सड़ जाती हैं। और कीड़े मकोड़े? प्रमुख कीटों में पीला तना छेदक है जो तने के अंदर घुसकर उसे खोखला कर देता है। एक है गंधी बग जो बाली में से दूध चूसकर दाने को खाली कर देता है। बाप रे। और रोगों में ब्लास्ट और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बहुत नुकसान करते हैं। एक टुंगरो नाम का वायरल रोग भी है जिसे हरा फुदका नाम का कीड़ा फैलाता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो धान की सफल खेती एक विज्ञान भी है और एक कला भी। सही कहा। सही किस्म चुनने से लेकर नर्सरी में नन्हे पौधे को सहेजना, खेत में सही वक्त पर रुपाई करना, खाद पानी का संतुलन बनाना और खरपतवार कीटों से फसल को बचाने तक हर कदम बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। कटाई के समय दानों में नमी 20-25% और फिर उसे सुखाकर भंडारण के लिए 10-12% तक लाना, ये भी उतना ही जरूरी है। ये वाकई एक बहुत विस्तृत और गहन चर्चा थी। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार। हमने देखा कि SRI जैसी विधि पैदावार और पानी की बचत का कमाल तो करती है, पर मजदूरी की चुनौती खड़ी कर देती है। वहीं DSR मजदूरी और पानी बचाती है तो खरपतवारों को दावत दे देती है। ऐसे में भविष्य की खेती के लिए इन तकनीकों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि पैदावार भी बढ़े और हमारे कीमती संसाधन भी बचे, ये एक बड़ा सवाल है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ।